देखो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आज हम लोग करने वाले। आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है, कहा है चित्र 1.30 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह यानी उनके ट्रैक्स आपको दे दिए गए, ठीक है, दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। चिन्ह का मतलब ये हुआ कि उनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बात समझ में आ रही है? ये आपको चिन्ह लिखना होगा। और उसके बाद पूछा है इनमें से किस कण का आवेश सन्निध का मतलब द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी Q/m अधिकतम होगा। किसका अधिकतम होगा, इसको हम लोगों को बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है बहुत ईजी है, आराम से आप बता सकते हो। हम कह सकते हैं आप पार्टिकल 1 और 2 को देखिए, ये दोनों पार्टिकल धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहे हैं, उसकी ओर मुड़ रहे हैं। तो हम एक चीज जरूर जानते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं नहीं, हाँ सर, है ना? आप बतियाते रहोगे तो कैसे बता पाओगे? हम सबको पता है विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पर धन आवेशित प्लेट रखी है तो जाहिर सी बात है इन दोनों कणों को इसलिए अपनी ओर आकर्षित कर रही है क्योंकि इन पर ऋण आवेश होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको लिख सकते हो, कण 1 एंड 2 ऋण आवेशित हैं, या कैसे हैं, ऋण आवेशित, यानी इनका चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा चिन्ह इनका, नेगेटिव। बात समझ आ रही है? आप बता सकते हो ये भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और ये भी नेगेटिव। लेकिन आप पार्टिकल 3 को देखिए, ये नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा है यानी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही आकर्षित करेगा, तो जाहिर सी बात है इस पर आवेश कैसा होना चाहिए, इसका चिन्ह क्या होगा, धन होगा, है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा कण 3 धन आवेशित है, धन आवेशित है। ये बात समझ में आई? बताओ, यहाँ तो बात तो सबको क्लियर होगी, पहले से पता होगी, ठीक है। बस आपको दिक्कत दे सकता है दूसरा वाला, आवेश और द्रव्यमान अनुपात किसका अधिकतम है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि आवेशित आपको कैसे पता साथ में जा रहे हैं, उनका आपको ट्रैक बताया गया है। बात समझ में आ रही है? आपको उनका पथ प्रदर्शित किया गया है, इस तरीके से उनका पथ होगा। और दूसरी चीज, हो सकता है ये आवेश बहुत ही कम लेवल पे हो, यानी इनका परिमाण क्या हो, बहुत कम हो। तो जब बहुत कम परिमाण होगा और यहाँ पर धन आवेशित प्लेट रखी है जिस पर आवेश का मान बहुत ज़्यादा हो, तो उसके वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनका वैद्युत क्षेत्र फीका पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो अगर यहाँ पर 10 कूलाम का आवेश इन दोनों छोटे छोटे आवेशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इस पर मान लो 0.1 माइक्रोकूलम, इसको 0.1 माइक्रोकूलम ऋण आवेशित है। हाँ, ये ट्रैक बना दिया अपना। बात समझ में आ रही है? तो फिर 10 कूलाम अगर खींच रहा है तो उसकी तुलना में 0.1 माइक्रोकूलम क्या है, वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको दे दिया है, जो पूछा है वो हमको सोचना है। बात समझ में आ रही है? आप तो नहीं कोई डाउट है ना? ठीक है। तो 1 और 2 क्या है, ऋणावेशित है क्योंकि वो धनावेशित की ओर विक्षेपित हुए हैं। और तीसरा क्या है, धनावेशित है क्योंकि वो ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, चलो, चूंकि आवेशित कण का विचलन, आप हमेशा याद रखना, आवेशित कण का विचलन समानुपाती होता है आवेश और द्रव्यमान के अनुपात। ये बात आप याद रखना। इसको हम लोग जब हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पर फिर एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आप इतना याद रखेंगे, आवेशित कण का विचलन जो होगा वो Q/m के समानुपाती होगा, यानी जिसका ये अनुपात, ध्यान रहे, जिसका ये अनुपात ज़्यादा होगा उसका विचलन ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा पथभ्रष्ट होगा, अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित होगा।
और जिसका अनुपात कम होगा वो कम विचलित होगा। बात समझ में आ रही ये चीज। तो अब आप 1, 2 और 3 तीनों को देखकर बताओ किसका विचलन ज्यादा हुआ है। जिसका विचलन ज्यादा हुआ है उसका Q/M ज्यादा होगा। तो हमको देख के पता चल रहा है तीसरे वाला। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका ट्रैक देखो, ये इस प्लेट के कितना समीप गया है, इसका देखना और इसका देखना। तो सबसे ज़्यादा आपको तीनों में दिख रहा होगा कि कण 3 क्या है, ज़्यादा विक्षेपित हुआ है, अपने पथ से ज़्यादा विचलित हुआ है। तो इसलिए इसका Q/M क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी इस कण का आवेश कितना है, मान लो Q, इस कण का द्रव्यमान कितना है, मान लो M, तो Q/M इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा इन दोनों की तुलना में, क्योंकि वो कम विचलित हुए। बात समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है। चलो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कण 3 का आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक होगा, अधिक होगा। इसका सलूशन समझ में आया? एकदम क्लियर है ब्रजेश? ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। आपसे कहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E और ये वेक्टर ही दिया है, आपको शायद दिख नहीं रहा है। मैंने कहा था आपको वेक्टर आप कई प्रकार से लिख सकते हो। एक तो इसके ऊपर तीर लगा के लिख सकते हो, एक तो आप इसको मोटे अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हो, है ना? ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, इसको ही पढ़। तो देखो, और सारे अक्षर की तुलना में ई क्या है, मोटा लिखा है ना, इसका मतलब वेक्टर ही। और दूसरी चीज, इसका परिमाण यहाँ पर देखो लिखा है, ये परिमाण है ना, और बीच में देखो ये दिशा भी है, आई कैप, ठीक है ना? तो परिमाण और दिशा दोनों है ये चीज, यानी पूरा ये सदिश राशि को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो आपको दिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और उसकी वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10⁻³ यूनिट वेक्टर आई न्यूटन पर कूलम पर आपको विचार करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब, यानी कि क्षेत्रफल सदिश, किसी भी तल के अभिलंबो जो सदिश होता है उसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं ना। तो क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहा है कि क्षेत्रफल सदिश x अक्ष से, असल में x अक्ष से नहीं बता रहे हो, असल में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बता रहा है। क्यों? x अक्ष यहाँ आपको कहा है कि आप ध्यान से इसको समझो, आई कैप लिखा है, आई कैप किसी डायरेक्शन बताता है, x अक्ष की ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की दिशा में है, तो x अक्ष से 60 डिग्री का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तब आप वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। पहले तो हम लोगों को फिगर बना के इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्या चीज बोलो, बदल गया? तो हम भी बदल देंगे इसको, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिगर बनाना होगा, फिर आपको समझ में आएगा। उसके लिए हम लोग त्रिविमीय एक XYZ एक्सिस खींच लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेंगे ये x एक्सिस है। अभी हम लोग केवल क्वेश्चन को समझने के लिए फिगर बना रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन नहीं है। हम सपोज कर लेंगे कि ये y एक्सिस है और ये मान लेंगे कि z एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z, ये आपका क्या है, मूल। चलो ध्यान से देखते हैं, जो कहा गया है उस पर विचार करिएगा आप। आपसे कहा गया है सबसे पहले इस क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र आपको दे दिया गया है। ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन बता रहा है, आई कैप। आई कैप किसकी डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, दोनों बता रहा है।
यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा सबसे पहले आपको दे दी गई है, किसकी दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में। ये आप याद रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? ठीक है। और दूसरी चीज का है, इसी वैद्युत क्षेत्र में हम 10 सेंटीमीटर का भुजा का एक वर्ग रखेंगे, जिसका तल जो होगा वाई जेड तल के समांतर होगा। वाई ये हो गया, जेड ये हो गया, इस तल के समांतर आप एक वर्ग रख दीजिए। क्या करिए, एक, और उस वर्ग की भुजा क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। चलो एक वर्ग लेते हैं। यहां पर ध्यान दें, इसी के ध्यान देना, ये है तो वर्ग, लेकिन आपको कुछ ऐसे दिखेगा ये। चलो ये बात समझ में आ गई। ये आपका वर्ग हो गया। इसका भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, वो हम लोग दर्शा देंगे। इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर, अगर ये वर्ग है तो 10 सेंटीमीटर लंबा होगा और 10 ही सेंटीमीटर चौड़ा। हाँ, अब आपको ये वर्ग नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि असल में जेड एक्सिस ये थोड़े है, एक्स ये है, वाई ये है और जेड ए। ये बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, तीनों परस्पर लंबवत हैं, एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच, और जेड और एक्स के बीच 90। अब हम लोग जेड एक्सिस को यहाँ पर ऐसे खींच नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ऐसे खींचा गया। अगर ये जेड एक्सिस यहाँ पर होता, बात समझ में आ रही है, तो ये वर्ग जो आपको दिख रहा है वो ठीक इस पर ऐसे स्थित हो। ठीक है, जैसे मुझे कोई एक छोटी सी कॉपी दो जिसके पास हो। हाँ चल जाएगी। सपोज करो, ये तो अभी आयत है ना, सपोज करो वर्ग है, तो ये ऐसे स्थित होगा। ये आपका जेड एक्सिस है, बात समझ में आ रही, और ये आपका वाई एक्सिस है। कहा है जो आपका वर्ग होगा, जो आपका वर्ग होगा वो वाई और जेड के तल के समांतर होगा। तो वाई जेड तल यही तो है आपका, ये आपका वाई और ये जेड, ये लंबाई वाई और ये चौड़ाई जेड। ये आपका प्लेन जो है, ये तल जो है वाई जेड तल है। अब कोई भी वर्ग रखोगे तो इसी के समांतर, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। बात समझ में आ रही? मैंने किया क्या है, इसी पर ऐसे रख दिया है एक वर्ग। ठीक है, इस तरीके से। अब वो यहाँ पे इस तरीके से बना है, इसलिए आपको ऐसे वर्ग दिख रहा है। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि वर्ग है, ठीक है ना? और किस तरीके से रखा होगा ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, चलो, अगर ये आपका वर्ग है, ध्यान देना ये, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा, ऐसे खींचेंगे इस तल के लंबवत, इस तरीके से। तो जब आप इस तल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश खींचोगे तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में होगी, नहीं होगी? यानी कि इस तल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, अगर हम उसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी किसकी दिशा में होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ये याद रखना यहाँ पर। और ये है क्या, तो बोलेंगे वेक्टर ए। क्या है बेटा, वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स अक्ष की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन वो तो पहले से दे रखा है, ठीक है। तो आपने दोनों का डायरेक्शन फाइंड आउट किया। ऐसा क्यों किया हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं हमको इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स बराबर जानते हैं उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, और इन दोनों का अदिश गुणनफल। जैसे ही हम लोग इन दोनों का अदिश गुणनफल कराएंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर ई का परिमाण ई, वेक्टर ए का परिमाण ए, और इनटू कॉस इन दोनों के बीच का कोण।
तो इन दोनों के बीच के कोण के लिए हम लोग इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट की, ठीक है। और अब आप बताओ इन दोनों के बीच का कोण कितना है, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना है, फिगर देख के बताना कितना, थीटा। कहाँ लिखा है थीटा, वेक्टर ई की डायरेक्शन ये है और इसी दिशा में वेक्टर ए भी है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, आप बताओ गंगोत्री। 0 डिग्री। जब एक ही दिशा में कोई चीज है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कोण कहाँ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा ना, तो 0 डिग्री होगा। बस यही पता करना। तो फिगर से अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जो जो दिया था सारी चीज समझ में आ गई ना। अब कहा है इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ मुझे, पहले क्वेश्चन में तुम आराम से बता सकते हैं। बहुत सही, लिखेंगे ये इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, वर्ग से वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग किससे लिखेंगे, फाई से। और होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। हम सभी जानते हैं बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी, जहां ए होता है वेक्टर ए का परिमाण, बी होता है वेक्टर बी का परिमाण और थीटा होता है इन दोनों के बीच का कोण। तो ऐसे ही वेक्टर ई का परिमाण लिखेंगे ए, वेक्टर ए का परिमाण लिखेंगे ए, और इन दोनों के बीच का कोण, तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। बात समझ में आ रही। ई की वैल्यू तो आपको दे दी गई है, कितना दिया है, 3 × 10⁻3, इतना दिया। परिमाण से हमको मतलब है इतना न्यूटन पर कूलाम दिया गया है, परिमाण ले लिए। और इनटू ए की तो हमको निकालनी पड़ेगी और निकाल सकते हैं आराम से, वर्ग का भुजा दे दिया ना, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लेंगे। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी लंबाई, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 2 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा। लेकिन हमको SI यूनिट लिखनी है, बात समझ में आ रही है, हमको मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो उसके लिए हम सभी जानते हैं चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। कोई बात नहीं, 100 को हम लोग 10⁻2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है उसकी जगह पे 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दो, सॉल्व इट। 10⁻2 इंटू घात की घात लगी तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी, और मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लो ना, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो -4 और +2 माइनस 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल ए, क्या था। अब बताओ न्यूमेरिकल लग गया, वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो ए की जगह कितना लिखेंगे, इंटू 10⁻², और cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 × 10⁻3 है और 10⁻2 है। आधार समान हो गुणे में घातें जुड़ेंगी, तो जोड़ोगे तो 10⁻3 और -2 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10⁻1 का मतलब 10, 10 का 3 में गुणा कराओ 30, और क्या निकाल रहे हो, वैद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक। मुझे देखोगे तो नहीं बता पाओगे, इसको देख के बताओ, फार्मूला देख के बता सकते हो। ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो बोल दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही आपका आंसर होगा। यानी इस वर्ग के फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इतना। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टेप में। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था और जो आपसे पूछा था वहाँ कैलकुलेशन हो गए। अब बी आपको बताना है। बी कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब, इसके तल का अभिलंब मतलब क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए को
x अक्ष की दिशा से 60 डिग्री कोण घुमा दिया जाए। बात समझ में आ रही है? यानी वेक्टर E और वेक्टर A के बीच का कोण 60 डिग्री हो जाए, यही तो है, क्योंकि x अक्ष की दिशा में कौन है? वेक्टर E है ना। अरविंद, यहाँ देखो, प्रवीण नाम है, वेक्टर E x अक्ष की दिशा में है, और कहा है कि अगर हम इस तल के अभिलंब को x अक्ष की दिशा से 60 डिग्री घुमा दें, तो इस तल के अभिलंब का मतलब वेक्टर ए को x अक्ष की दिशा से का मतलब है कि वेक्टर ई की दिशा से 60 डिग्री घुमा दें। तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच कितना कोण बन गया? 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर केवल cos 0 की जगह आपको cos 60 रखना होगा बस। यानी cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से भाग कर दो, इसको कितना आया? 15 आएगा आंसर। हाँ चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बी नंबर। बी नंबर का है यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 60 डिग्री। हाँ, और थीटा है क्या बेटा? तो वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच का कोण। देन तब इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। तब फाई ई, इसको डैश मान लेना, होगा कितना? वेक्टर ई डॉट वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो ई ए कॉस, इन दोनों के बीच का कोण थीटा। वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू कितनी थी? अच्छा डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ई ए की वैल्यू कितना आया था ना, इसकी वैल्यू तो 1 थी ना, तो ई और ए को गुणा कराए थे 30 न्यूटन आया था, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पर देखो ई और ए की जगह हम लोग लिख देंगे 30 और गुणे कॉस थीटा की जगह कितना लिख देंगे? 60 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 2 से इसको काट दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर नहीं रहेगा बेटा, केवल कूलम। इसका सॉल्यूशन समझ में आया? एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अतुल नहीं है ना? जबरदस्ती की पक्का? एकदम जबरदस्ती। 15 नंबर भी क्वेश्चन आपका 14 से रिलेटेड है। कहा गया है अभ्यास 1.14 जो एक्सरसाइज है, 1 का मतलब पहला चैप्टर, 14 का मतलब है आपका 14 नंबर क्वेश्चन के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आपके पास एक घन रहेगा, आपके पास क्या है? एक घन है। चलो ये आपके पास एक घन है और इसका भुजा कितना है? तो 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा? इसका मतलब ये हो 20 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। इसको बोल दे रहे हैं ना कि क्या है? घन है। क्या है बेटा? अब अगर ये घन है तो सारे के सारे इसके डायमेंशन क्या होंगे? 20 सेंटीमीटर ही होंगे। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का जो घन है वो 14 नंबर क्वेश्चन में जितना वैद्युत क्षेत्र था एक समान उसी में रखा है, लेकिन इस प्रकार से रखा है कि उसके निर्देशांक तलों के समान इसके जो फलक हैं, फलक का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ पे बैठे हो, ये सपोज करो एक घन है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो दीवार है ये घन का फलक हो गया। बात समझ में आ रही है? जो पृष्ठ हुए घन के उसी को फलक बोलते हैं। ये फलक हुआ, ये फलक हुआ, वो फलक हुआ, ये फलक और ऊपर और नीचे, कुल मिला के 6 फलक हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसके फलक हुए। अब कह रहे हैं ये जो फलक हैं वो निर्देशांक तलों के क्या हैं? समांतर। तो यहाँ पर आप एक निर्देशांक तल खींच के दिखा दो इनको, और चलो इस तरीके से मान लो ये एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा? एक्स एक्सिस है। ओके,
और यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि ये वाई एक्सिस है। और ये आपका जो है बेटा वो जेड एक्सिस है। अब इसके आप कोई भी पृष्ठ को एज्यूम करिए, सारे के सारे पृष्ठ किसी न किसी तल के समांतर होंगे। बात समझ में आ रही? जैसे मैं बात करूं इस वाले पृष्ठ की, ध्यान देना, ये आपको पृष्ठ दिख रहा होगा। ये पृष्ठ जो है ये y और z के समांतर है, y और z के समांतर है। अगर मैं इस ऊपर वाले पृष्ठ की बात करूं, ये बात समझ में आ रही है, ये पृष्ठ जो है, ठीक, तो इसकी लंबाई किसकी डायरेक्शन में है? x अक्ष की दिशा में, और इसकी चौड़ाई z अक्ष की दिशा में। तो ये जो पृष्ठ है ऊपर और ये वाला जो पृष्ठ है नीचे, ये दोनों के दोनों जो हैं x और z तल के समांतर है। बात समझ में आ रही? ये वाला पृष्ठ और इसके सामने ये वाला पृष्ठ, ये दोनों के दोनों y और z के समांतर है। बात समझ में आ रही है? और जो सामने दिख रहा है ये वाला पृष्ठ और इसके ठीक पीछे दिख रहा है पृष्ठ, वो x और y एक्सिस के समांतर है। कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है, सारे के पृष्ठ क्या हैं? x y z जो तल है इसमें, उन्हीं तलों के इनमें से कोई दो तल ले लो और उन्हीं तल के क्या है? समांतर। ठीक है ना? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग खुद से बनाना रफ कॉपी में, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, ओके, इस तरीके से रखा हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है उस पर विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि इस घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, इस घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है कि वही आपका यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से ये x अक्ष की डायरेक्शन में था ना, तो ऐसे रहेगा वो, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया ये। देखो सभी जो है ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र रेखा है, और उसकी डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है, मैं एक आध को क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये डायरेक्शन दिख रही है ना, किसकी दिशा में है? x अक्ष की दिशा में। x था, ये y था और ये z। इसकी वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, हालांकि 14 क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसकी वैल्यू कितना दिया था? 3 × 10⁻3। ये 3 × 10⁻3 न्यूटन पर। अब ध्यान दीजिए, आपसे यही पूछा है कि आप बताओ इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा। नेट फ्लक्स की बात कर रहा है, यानी कुल फ्लक्स। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस घन से, पहली बात तो इस वाले पृष्ठ से जो इधर ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे दो पृष्ठ दिख रहे होंगे, तो इस वाले पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी, उतनी ही बल रेखाएं इस वाले पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगी। इन्हीं दोनों पृष्ठों का रोल है। बाकी तो सारे पृष्ठ के क्या है? समांतर है ना बल रेखाएं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो हम जानते हैं जब बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक, तो फ्लक्स ऋणात्मक, और जब बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है। यानी कि जितना फ्लक्स ऋणात्मक होगा उतना ही फ्लक्स, कुल फ्लक्स अगर पूछ रहा है तो 0। यही तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि घन में जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, बातचीत मत करो, कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछो, बातचीत मुझसे करो ना। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपस में क्या बातचीत कर रहे हो, बोलो। ठीक है, क्योंकि घन में जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकल जाती हैं।
निकल जाती, इसलिए घन से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स फाई कितना होगा जी? कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है ना? आगे चलें। ठीक, अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, कोई एक काला बॉक्स होगा, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। आपके पास एक काला बॉक्स होगा, उसके पृष्ठ पर इन्होंने वैद्युत क्षेत्र की माप ली है सावधानी पूर्वक, और वह से यह संकेत कर रही है कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स है वो कुल मिला के 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे पूछा क्या है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? तो एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना है ये बताना है आपको। दूसरी चीज पूछ रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, नेट बहिर्मुखी का मतलब बाहर निकलने वाला, ठीक है, फ्लक्स क्या है शून्य, ओके, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? यानी क्या हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश ही नहीं है? या फिर अगर नहीं है तो बताओ क्यों, अथवा क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है? चलो एक एक का हम लोग जवाब देते हैं। सबसे पहले तो एक काला बॉक्स ले लीजिए भैया। अगर मैं काला बॉक्स ले लूँगा तो यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं कोई भी एक बॉक्स ले लेता हूँ। सपोज करिए आपके पास ये बॉक्स है, चलो काला बॉक्स ही है ना, बस क्या है उसके कोर आपको दिख रहे हैं वाइट कलर के। क्या हुआ बताओ? नहीं समझ में आया? आया? तब ठीक है, ये आपका एक बॉक्स हो गया। क्वेश्चन को समझिएगा पहले। इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सावधानी पूर्वक मापते हैं और बताते हैं कि इससे जो गुजरने वाला नेट फ्लक्स है फाई वो 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। यानी इस बॉक्स, ये क्या है आपका बॉक्स, ठीक है, बॉक्स से गुजरने वाला फ्लक्स आपको दिया, बॉक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, और वो भी नेट फ्लक्स दिया है। ये प्लस माइनस कुछ भी रहा हो, हमने नेट करके आपको बताया है कितना है, तो बोलेंगे फाई ई। कितना दे रखा है? 0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना दे दिया है कि इस बॉक्स से इतना फ्लक्स गुजरेगा। अब आपसे क्वेश्चन स्टार्ट किया है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, ए नंबर बताओ। हम लोग मान लेंगे बॉक्स के अंदर नेट आवेश क्यू है, सपोज कर लो कितना है क्यू, लिख लेते हैं। माना बॉक्स के भीतर नेट आवेश, कितना आवेश कुल मिलाकर, भाई प्लस माइनस कुछ भी हो, हम लोग उनको जब जोड़ते हैं कुल मिला के तो कितना मिलता है हमको, क्यू आवेश मिलता है। नेट आवेश क्यू, नेट आवेश क्यू, बात समझ में आई? अब अगर इस बॉक्स के भीतर आपने नेट आवेश कितना मान लिया, क्यू मान लिया, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी आपको पता है फाई है, तो गॉस का नियम लगाओ, क्यू आपको मिल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे बाई गॉस लॉ, गॉस के नियम से। गॉस में क्या कहा बताओ, आप बताओ, बताओ गॉस का नियम बताओ। उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट आवेश का, ठीक है, यानी कि जो इस पृष्ठ, ये बंद ही पृष्ठ तो है, बंद बॉक्स था,
इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको आपने कितना माना, फाई माना ना, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, फाई वो किसके बराबर होगा, इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया नेट आवेश कितना है, अभी आपने माना है क्यू है ना, तो क्यू ले लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे 1/ε0 से गुणा करा देंगे, 1/ε0 से गुणा देंगे, यही उस फ्लक्स के बराबर होगा। तो जब हम गुणा कराते हैं तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी Q/ε0 यही इसके बराबर है। तो गॉस का नियम कहता है इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो उस पूरे पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। बात समझ में आई? और हमको चाहिए क्या, Q चाहिए ना, Q को रोक लो, बाकी सबको उधर भेज दो। भैया ये आपको दिया ही है और ये ε0 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, हमको पता है 8.85 × 10⁻⁻12, वो रख देंगे। चलो तो लिखेंगे, इसलिए Q बराबर तो हमको मिल गया कितना, फाई इंटू ε0, सबकी वैल्यू पुट करो। फाई की वैल्यू आपको दी है 8.0 इंटू 10⁻³ और इंटू ε0 की वैल्यू भी पता है, निर्वात की वैद्युतशील था 8.854 होता है, लेकिन उसको छोड़ दो, इंटू 10⁻⁻12। अब इन दोनों का गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करवाते हैं। ठीक है, 8 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 8.85, कितना आया 70.8 और इंटू 10⁻, आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, यानी -12 और +3। ये लो, यहाँ तक बात समझ में आ रही? इसी को सॉल्व कर लो और कोशिश करो एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाने की, बाईं ओर से, है ना, यानी 7 के बाद दशमलव लगाने की। ऐसा करने के लिए आपको दशमलव को एक अंक बाईं ओर लाना होगा। ठीक है, तो एक अंक बाईं ओर जब हम लोग लाएंगे तो 7.08 लिखेंगे और इंटू 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 12 में से 3 जाएगा, इतना बचा था पहले। अब एक अंक दशमलव बाईं ओर ले जाते हो तो 10⁻+ में, 10⁻+ में कितना अंक ले गए, 1 लिख दो और यही सॉल्व कर लो। इसलिए 7.08 इंटू 10⁻, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ेंगे, तो -9 और +1 -8, ये था क्या Q। इसका मात्रक बताओ, इसी का, हाँ ठीक है, आवेश का मात्रक कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लो, पहला वाला तो आपने बता दिया इनको कि भैया आपका आंसर ये होगा। अब बात कर लेते हैं बी की, ये क्या पूछ रहा है हम लोगों से, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है यदि बॉक्स के भीतर नेट बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब बाहर की ओर फ्लक्स शून्य है, इस फ्लक्स से इस पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स क्या है, शून्य है, कह रहा है यदि बॉक्स था ना, बॉक्स से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स आपको दे दिया गया है, मान लो 0 है, यही तो दे दिया गया, क्या है 0 है, और ये आपको गिवन है, दे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो, कोई आवेश नहीं होगा, यही सोचते हो ना? बिल्कुल गलत सोचते हो, यहाँ नेट आवेश की बात नहीं कर रहा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि नेट आवेश शून्य होगा उसके भीतर, तभी फ्लक्स 0 होगा। फाई E = Q/ε0 होता है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है ना, तो एक ही ऑप्शन है कि Q की वैल्यू क्या हो, 0 हो,
तभी ये 0 होगा। और क्यू यहाँ आप लेते क्या हो, क्यू क्या लेते हो, नेट आवेश, यानी कुल मिलाकर कितना आवेश है ये लेते हो, तब आप कहते हो शून्य है। तो हम लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस बॉक्स के भीतर आवेश शून्य है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नेट आवेश शून्य है, नेट आवेश शून्य है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इसके भीतर जो आवेश रखा हो माइनस क्यू हो एक आवेश और दूसरा आवेश प्लस क्यू हो, यानी समान मात्रा में धन आवेश हो और समान मात्रा में ऋण आवेश हो। तो जब हम लोग नेट आवेश निकालेंगे यानी क्यू टोटल कुल आवेश निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस क्यू और प्लस माइनस माइनस क्यू कितना आएगा, तो 0, नेट आवेश तो 0 था, लेकिन क्या उसके भीतर आवेश शून्य था, नहीं, उतना ही धन उतना ही ऋण था। तो हम लोग इसमें कहेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, देखेंगे क्या, यह आवश्यक नहीं है कि कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं, बट नेट आवेश अवश्य शून्य होगा। आंसर से संतुष्ट हो कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा है ना कि हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके भीतर कोई आवेश नहीं होगा, कुछ आवेश हो सकते हैं, समान मात्रा में धनात्मक और समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश हो सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि इसका नेट आवेश क्या होगा, शून्य होगा, तभी फ्लक्स शून्य। तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं है। मुझे एक बार टाइम बताओ कितना हो रहा है। हाँ चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 17 नंबर, इसकी बात करते हैं क्या। हाँ ध्यान देना, कहा गया है कि चित्र 1.31 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक, अगर बात करोगे तो समझ नहीं पाओगे, वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। संकेत आपको दिया है कि आप क्या करिए, इसी वर्ग के सतह के बराबर सतह का एक घन आप मान लीजिए इसके चारों ओर। बात समझ आ रही है, वो मैं समझा रहा हूँ क्यों मान रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास, मुझे एक पेपर कॉपी दो, मैं समझाऊँ आपको। ये मान लो वर्गाकार शीट है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है भुजा की, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, बात समझ में आ रही है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ कहीं है ना, यहाँ पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। अब आपसे पूछा है इस शीट से गुजरने वाला फ्लक्स मुझे बता सकते हो कि कितना फ्लक्स गुजरेगा, कैसे बता सकते हैं बताओ। एक आसान काम कर सकते हैं, एक कॉपी और लाओ मुझे, तो इसी के साइज की कॉपी उठाओ, हाँ लाओ। ये हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर भुजा का ही वर्गाकार सतह ले लेंगे, सीट ले लेंगे, वर्गाकार ही तो है, ऐसे इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, और ऊपर से भी ढक देंगे, तो घन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बंद पृष्ठ बन गया नहीं बन गया। सममिति के कारण सिमेट्रिक क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है, तो जब इधर आप लगाओगे ऐसे सीट तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी तो होगी, और उसके ऊपर एक सीट रखोगे। अब इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक आवेश रखा है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर नीचे से भी और ऊपर से पृष्ठ से भी देखोगे तब भी 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही होगा, यानी घन के केंद्र पर ही तो आएगा, घन के केंद्र पर ही भी आएगा। घन के केंद्र पर होने का मतलब वो सभी पृष्ठों के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सममित होगा, यानी कि सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा। जितना फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा उतना ही फ्लक्स इस पृष्ठ, ऊपर वाले बगल वाले सबसे। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है, जब गॉस का प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो आपने कौन सा गॉसियन पृष्ठ लिया उस पर निर्भर नहीं करता, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है ना, और उसके भीतर आवेश वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है। ये सारी चीज़ बता रखी थी मैंने।
कि आप काल्पनिक पृष्ठ तो कितना भी बड़ा मान सकते हो, कितना भी छोटा मान सकते हो, कोई मतलब नहीं। और अगर उसके केंद्र पर होगा यानी सिमेट्रिक होगा, मान लो एक गोला है और उसके केंद्र पर कोई आवेश रखा है, बात समझ में आ रही है, केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है, और इस पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स मान लो फाई है, कितना है, पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। तो आपसे कोई कहे कि आधे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम बता देंगे फाई डिवाइड बाई 2, आधा फ्लक्स। क्यों? क्योंकि आवेश कहाँ है, केंद्र पर, तो जितना फ्लक्स इधर से गुजरेगा उतना फ्लक्स उधर। ठीक है, दोनों पृष्ठों के लिए क्या होगा, सममित होगा। अगर यही आवेश केंद्र पर नहीं होता, यहाँ कहीं स्थित होगा, तब हम नहीं कह सकते थे कि आधा फ्लक्स इससे गुजरेगा आधा फ्लक्स उससे गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बल रेखाएं गुजरती इधर की ओर इस पृष्ठ से, और इस पृष्ठ से कम बल रेखाएं, हम नहीं बता सकते थे कुल मिलाकर कि इससे कितना गुजरेगा, इससे कितना, केंद्र पर होगा तब बराबर गुजरेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है, इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को 10 सेंटीमीटर का ही एक गॉसियन घन कल्पना कर लेना है। देखो काल्पनिक पृष्ठ तो है, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे। ये हम बता देंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये लो 10 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गई, और 10 ही सेंटीमीटर चौड़ाई भी, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी। तो ये घन हो गया ना। ये हम लोगों ने क्या किया है, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है। हम सपोज करेंगे ये जो पृष्ठ नीचे रखा था वो ये वाला है, बात समझ में आ रही है, नीचे वाला पृष्ठ हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इस पृष्ठ के केंद्र से यानी यहाँ बीचों बीच से 5 सेंटीमीटर ऊपर, भैया 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ये भी तो होगा, और इसके बीचों बीच में ये यही तो 5 सेंटीमीटर पर होगा, और इसके केंद्र से ऊपर आओ यहाँ कहीं, क्या होगा, इस घन के केंद्र पर 5 कितना है, नहीं प्लस 10 माइक्रोकूलम, कितना 10 माइक्रोकूलम का आवेश इसके केंद्र O पर स्थित होगा। और कितनी ऊंचाई पर है बेटा, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। ऐसे पूरा चीज समझ में आ गया। अब हमको इस पृष्ठ के लिए आप चिंता छोड़ दो, पहले आप इस पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो। ठीक है, लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। वो आपका क्वेश्चन था, हम यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं। लिखेंगे घन के 6 फलकों। अच्छा ये बताओ घन में कितने फलक होते हैं, 6 ही तो होते हैं। ये मान लो घन है तो एक ऊपर एक नीचे 2 हो गया, 3 और 4 हो गया, एक 5 और एक 6 हो गया। तो जब 6 फलक की बात करें इसका मतलब पूरे घन की बात कर रहे हैं, पूरे घन की बात कर रहे हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो घन के 6 फलकों यानी संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर। अब आप बताओ गॉस के नियम से इस पूरे घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इस घन द्वारा घेरे गए नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो इस घन द्वारा कितना आवेश घेरा गया है, एक का आवेश रखा है इसके बीच में, और वो भी कितना प्लस 10 माइक्रोकूलम। वो आवेश ले लो 10 माइक्रोकूलम था, तो माइक्रोकूलम की जगह 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, चूंकि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो जहाँ पे माइक्रोकूलम लिखा था वहाँ 10⁻⁻6 कूलम लिख दिए। ठीक है, ओके। बटे ε0 बटे ε0, ये हो गया। ऐसा करो यहाँ पे लिख लो जिसके भीतर जो आवेश है ये वो QO जो बिंदु O पर रखा था कितना था 10
माइक्रो कूलाम था। तो 10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अभी आसान हो जाएगा वहाँ पर लिखना। क्यों हुआ? तो बोलेंगे 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हम सभी जानते हैं आधार समान हो तो गुणे में घाते जोड़ते हैं। 10⁻⁻6 है और +1, तो -6 में से एक जाएगा -5, यानी कुल मिलाकर आवेश कितना रखा है? 10⁻⁻5। ये आपका था। तो इस घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो घन द्वारा घेरा गया नेट आवेश कितना है? क्यू हो कितना है बेटा? का 1/ε0 ये बात समझ में आई? अभी वैल्यू मत रखो, लास्ट में रख देंगे। अच्छा, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको तो केवल जो नीचे वाला पृष्ठ आपको दिख रहा है एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, और मैंने कहा सभी पृष्ठों से बराबर फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ पर एक काम तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, एक से गुणा करा सकते हैं। एक से गुणा किसी भी चीज में करा सकते हो, और आप यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि इतना बराबर इतना था इसलिए घन के एक फलक 6 गुणे में है, 6 को उधर भेज दो, भाग में हो जाएगा। 6 गुणे में उधर भेज देंगे तो घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब एक फलक को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रत्येक फलक। क्या लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि सभी से उतना ही गुजरेगा सममिति के कारण। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर Q0/6 × ε0। 6 यहाँ पे गुणे में था, वहां पे गया भाग में। अब जब सभी पृष्ठ से इतना ही फ्लक्स गुजर रहा है तो इस वाले नीचे वाले पृष्ठ से भी इतना ही फ्लक्स गुजरेगा, यानी इससे भी इतना ही फ्लक्स गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो QO की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻5 और 6 × ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻। चलो भाग करवा लेते हैं। ध्यान देना, हम यहाँ पे गुणे 1 तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक, हम करेंगे क्या? 1 को भाग कर देंगे किससे? 6 का गुणा कराएंगे पहले 8.85 में और उसी से 1 को भाग कराएंगे। देखिए 1 को भाग कराएंगे किससे? 6 से, हो गया इतना आया। फिर जो मिलेगा उसको किससे भाग कराएंगे? 8.85। अरे हाँ कोई बात नहीं, भाग करा ले, इतना आ गया। अब इसको फिर से भाग कराएंगे किससे? 8.85, इतना आएगा। कितना आया? 0.01। गुणा भाग आप लोग आराम से कर लेना। तो 0.0188 बस इतना ले लो, और इंटू 10⁻, अंश में कितना था? -5 और हर में -12 था, ऊपर जाएगा +12। इसी को यहाँ पर आप सॉल्व कर लो। अगर हम इसको φe मान लें, कितना मान लें? तो φe बराबर होगा क्या? हम लोग क्या करेंगे? 1 के बाद दशमलव लगाने का प्रयास करेंगे, यानी 2 अंक दशमलव दाईं ओर ले जाएंगे। 2 अंक दशमलव, और जब भी दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं 10⁻⁻, कितना? जितना अंक ले गए हैं, है ना? 2 अंक ले गए हैं तो 2। तो लिखेंगे क्या? 1.88 इंटू 10⁻। पहले इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस का, ये प्लस का, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा प्लस। 12 में से 5 जाएगा कितना? 7 हो गया प्लस का। अब देखो 2 अंक दशमलव आप दाईं ओर ले गए हो तो 10⁻, 2 अंक ले गए हो इसलिए 2। इसको सॉल्व कर लो तो 1.88 इंटू 10⁻। आधार समानों गुणे में घाते जुड़ जाएंगे। तो 7 - 2 कितना आएगा? 5। इसका मात्रक बताओ, आप बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना? क्योंकि फाई निकाल रहे हैं तो हम सभी जानते हैं φe बराबर होता है EA cos थीटा। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी 2 भुजाओं का
अनुपात त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। ए क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का स्क्वायर मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए।